नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU B.Ed एंट्रेंस के लैंग्वेज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए मॉडल पेपर। जो एंट्रेंस परसों होना है अर्थात 30 अगस्त को, उसके लिए मॉडल पेपर हम लोगों ने तैयार किया है। और ये मॉडल पेपर बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया गया है हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट द्वारा, और पिछले क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके पूरे उस पैटर्न को ध्यान रखते हुए और नए नए प्रश्नों को जो है शामिल करते हुए, कठिनाई स्तर को शामिल करते हुए इसे तैयार किया गया है। तो यह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए पूरी तरह से हेल्पफुल होगा। तो आइए इसे देखते हैं। अगर यह आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि यह हेल्पफुल है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप इसे सभी के साथ शेयर करिएगा। जो कोई इस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा ये। तो आप इसे शेयर करिएगा और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस मॉडल पेपर को, जो कि शुरू में 30 प्रश्न होते हैं, वो टीचिंग एप्टीट्यूड से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। देखिए दोस्तों, हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप क्वालिटी में जा कर के वहाँ पर स्पीड जाकर चेंज कर सकते हैं। आप जो है उसे 0.75 रख सकते हैं, या जिनको जल्दी सुनना है वो 1.25 या 1.5 कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया, इस क्वेश्चन में कहा गया कि आजकल के समाज में शिक्षक को पहले जैसे प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, तो फिर से अगर उसे अपनी प्रतिष्ठा पाना है तो उसे क्या करना चाहिए। शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़ें, ये ऐसा नहीं संभव है। अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें। हाँ, आवश्यकता है कि अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें शिक्षक, क्योंकि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमें प्रतिष्ठा मिलेगी। जो हमारे कर्तव्य हैं, जिस प्रकार से एक शिक्षक का धर्म होता है, वो अगर करने लगा शिक्षक तो उसे प्रतिष्ठा पुनः मिलेगी। और विकल्प जो है सही हो सकता है, ये सभी अगर विकल्प को हम ले सकते थे, लेकिन शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़ने इससे और प्रतिष्ठा से ज़रूरी नहीं है, उतना पूरी तरह से ये रिलेटेड नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम जो है बी विकल्प को सही मानेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है, तो अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होगा छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है उस पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उससे बता देते हैं। वाचनालय जाने के लिए हो सकता है शिक्षक प्रतिदिन ना जा पाए, क्योंकि उसके पास और भी काम होते हैं। वो घर पर बैठकर भी पढ़ सकता है, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकता है। तो शिक्षक को चाहिए कि वह अध्ययनशील रहे, निरंतर चिंतन करता रहे कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे, यहाँ पर ये उदाहरण देंगे तो इतना अच्छा होगा, या इनके लिए ऐसा कंटेंट ले जाएंगे तो ये इनके लिए अच्छा होगा। इस प्रकार से बच्चों के कल्याण के लिए शिक्षक को निरंतर चिंतनशील रहना चाहिए। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप, तो कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उनमें जिज्ञासा का विकास कर दिया जाए। जब वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आप क्रिएट कर देंगे तो बच्चे स्वाभाविक सी बात है पढ़ने लगेंगे। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी का विकास करें ताकि आप जो है अच्छी तरह से अपना कंटेंट डिलीवर कर सकें और अच्छी तरह से वो उनका अधिगम हो सके। इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह, तो देखिए अध्यापक ने कहा बेटा साफ सफाई से आया करो, साफ सफाई से रहने से अच्छा होता है। इस प्रकार से जो है अध्यापक ने बच्चे को समझाया, लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो इसलिए क्या करना चाहिए टीचर को, तो इसमें टीचर को कारण का पता लगाने की कोशिश करना चाहिए कि किन कारणों से। हो सकता है बहुत ज़्यादा उसको घर पर काम पड़ता हो, बहुत गरीब हो तो साबुन तेल इत्यादि ना खरीद पाता हो, ये कारण हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा डांट डपट हो, परिवार का माहौल ऐसा ना हो। तो उन कारणों का पता लगाकर यथासंभव प्रयास करना चाहिए शिक्षक को मदद करने की। इसलिए सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। टीचिंग प्रोफेशन को अपनाने का कारण क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो टीचिंग जो वो है टीचिंग प्रोफेशन, उसको अपनाने के लिए ये वाला सेवानिवृत्ति के बाद होने वाला लाभ जो है ये कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें लाभ की भावना से नहीं काम करना है दोस्तों। एक शिक्षक होने के नाते सिर्फ और सिर्फ हम परोपकार कर सकते हैं, समाज के अब शिल्पी हैं, मानव आत्मा के शिल्पी हैं। इसलिए सी विकल्प यहाँ पर सही होगा कि ये छोड़कर बाकी सभी कारण हो सकते हैं।
अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए, मतलब उनके अंदर ये क्वालिटी विकसित करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो बड़ों का सम्मान करें। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, शिक्षक जो होता है जिस प्रकार से करता है, बच्चे उसी प्रकार से उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो अनुकरण करने के लिए क्या शिक्षक को खुद ये काम करना होगा। शिक्षक को अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। जब बच्चे देखेंगे कि हमारे टीचर बड़ों को सम्मान देते हैं, हमारे घर से कोई आया तो उन्होंने कुर्सी दिया, मतलब अच्छी तरह से नमस्कार इत्यादि कर करके बैठाया, प्रेम से बोला, ये सब चीज़ें जब बच्चे देखेंगे करते हुए तो बच्चे नकल करते हैं ना। इसलिए डी विकल्प यहाँ पर सही होगा कि बड़ों के आदर भावना का विकास करना है तो आप पहले खुद वो काम करिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है, तो शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य जो होगा तार्किक शक्ति का विकास और चिंतन शक्ति दोनों का विकास करना होता है। केवल सूचना देना कभी नहीं होता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक जो है वो एक सुविधा प्रदाता के रूप में कहा गया है। टीचर को एक फैसिलिटेट करना होगा, टीचर को सुविधा प्रदाता के रूप में माना गया है। इसलिए यहाँ पर जो है तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये आपके लिए करंट अफेयर के न्यूज़ हैं, कलेक्ट किए गए हैं हमारी टीम द्वारा। मानव दर्पण पोर्टल जो कोविड-19 के दौरान और उसके बाद भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कब लॉन्च किया गया है? तो माननीय MHRD जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको तैयार किया, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था, रमेश पोखरियाल निशंक जी। उन्होंने इसको 21 जुलाई को जो है लॉन्च किया था दोस्तों। ये मनोदर्पण पोर्टल ये है कि बच्चे किसी प्रकार से अनुत्साहित महसूस ना करें और उनके अंदर जो है किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, मतलब मानसिक स्वास्थ्य का उनका बना रहे, इसके लिए उन्होंने मनोदर्पण पोर्टल को लॉन्च किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। NIHMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन जो कि मानव संसाधन विकास के लिए, मानव संसाधन विकास के लिए मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों की मदद करने के लिए है, कहाँ स्थित है? तो ये जो मानव संसाधन विकास के लिए है सीहोर मध्य प्रदेश में जो है इसे स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से 9 जो है ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए हैं जो दिव्यांगजनों के लिए या कहिए कि पर्सनल विद डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए जो है ये तैयार किए गए हैं। तो सीहोर मध्य प्रदेश में ये है। अन्य जो है संस्थान जो हैं उनकी लिस्ट आप जो है हम डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किशोर मंच क्या है? तो किशोर मंच एक DTH चैनल है जो 24/7 जो है स्वयं प्रभा चैनल के अंतर्गत ये जो है उसमें सम्मिलित होता है। तो ये 24/7 सुविधा देता है, DTH चैनल है किशोर मंच। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निष्ठा कार्यक्रम जो कि 21 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, क्या उद्देश्य है? तो निष्ठा का फुल फॉर्म आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। और ये इसको जो है 21 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देना। यहाँ पर जो है टारगेट रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को जो है प्रशिक्षित करना है जो हर प्रकार की नीड को फुलफ़िल कर पाएँ, क्योंकि उनके अंदर हो सकता है कि अभी प्रोफेशनल स्किल्स कम हो, उन्हीं की प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ई रक्षा कार्यक्रम जो कि NCERT तथा यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था का क्या उद्देश्य है? तो ई रक्षा कार्यक्रम जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वालों को जिम्मेदार और जागरूक बनाने की कोशिश है। इसको जून में शुरू किया गया था दोस्तों, जून 2019 में। ओके दोस्तों, ई रक्षा कार्यक्रम यह वो करता है कि हमारी जो लर्निंग हो वो सेफ़ हो। अगर आप एज अ लर्नर आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं तो वहाँ पर आपकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है और आप किस प्रकार से साइबर बुलिंग से बच सकते हैं, ये कोशिश की गई थी। तो यही दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तमन्ना TAMANA ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़, ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो है एक एप्टीट्यूड टेस्ट है दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़, मतलब विद्यार्थियों के अंदर उनकी एप्टीट्यूड है, उनका किस तरह का क्या क्या उनके अंदर गुण हैं, अभिवृत्तियाँ हैं और उनके अंदर स्वाभाविक जो योग्यताएं हैं, नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, उनको परखना और उसी के अनुसार उन्हें गाइड करना, ये उद्देश्य है इसका। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्राफ्ट 2019 के अनुसार कब तक किसी नए एनसीएफ की आवश्यकता नहीं महसूस की गई है? तो इस ड्राफ्ट के अनुसार जो है 2030 तक कोई भी एनसीएफ नहीं लाया जाएगा, 2020 में इसे अपडेट और रिवाइज किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सुपर 5000 योजना किस प्रदेश से संबंधित है? तो सुपर 5000 जो है योजना ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं उनमें संबल योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवार से आते हैं उन छात्रों को जो है ये 50,000 की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये है सुपर 5000 योजना, ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितने प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, PWD एक्ट जो था 1995 का, उसमें कुल 7 थे और अब 14 को बढ़ा करके 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को शामिल कर लिया गया है। तो इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्राफ्ट 2019 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा की प्रेपरेटरी अथवा प्राथमिक या लेटर प्राइमरी स्टेज किस कक्षा में होगी? तो इस ड्राफ्ट के अनुसार जो लेटर प्राइमरी स्टेज होगी वो कक्षा 3 से 5 के लिए होगी। कक्षा 1 और 2 जो होगी वो आपके लिए फंडामेंटल होगा और इसके बाद की स्टेज होगी ये प्रेपरेटरी या लेटर प्राइमरी स्टेज। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। CCE बच्चों के लिए किस प्रकार से ज़रूरी है? तो CCE का मतलब आप लोग जानते हैं कि कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है इसका मतलब, और ये जो है बच्चों के स्कॉलिस्टिक और को-स्कॉलिस्टिक दोनों डोमेन को सम्मिलित करता है। मतलब ये है कि न केवल सिर्फ उसके किताबी ज्ञान को बल्कि उसके सर्वांगीण विकास को चेक करता है। तो यह होगा, इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, यह बच्चों का सर्वांगीण विकास को प्रेरित करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक शिक्षक होने के नाते आप किस प्रकार की कक्षा को प्रोत्साहित करेंगे? तो एक शिक्षक होने की, क्योंकि हमारा जो एनसीएफ है और प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार जो है एक बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। तो इस प्रकार से आप जो है एक शिक्षक होने के नाते आप बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसी कक्षा जो बच्चों के हित में हो, आपके हित में नहीं, पाठ्यक्रम के हित में नहीं, ना कि पर्सनैलिटी के, बच्चों के हित में। अगला प्रश्न है, अगर कोई बच्चा परीक्षा में असफल हो जाता है तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? तो अगर कोई बच्चा परीक्षा में असफल हो जाता है तो आप जो है उसको उपचारात्मक शिक्षा देंगे और कोशिश करेंगे, पहले डायग्नोस करेंगे कि कहाँ फॉल्ट हो गई और उसके अनुसार उसे पढ़ा देंगे ताकि वो पास हो जाए। ना अपना नौकरी छोड़ेंगे, ना सिस्टम को दोष देंगे, ना बच्चे को दोष देंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो क्या माना जाएगा? सिस्टम फेल हुआ या शिक्षक या बच्चा या परिवार? तो वहाँ पर सिस्टम फेल हुआ ऐसा माना जाता है। हालांकि शिक्षक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम पूरी जिम्मेदारी ले लें कि उसमें मेरी गलती है कि बच्चा फेल हुआ है, क्योंकि हमारे पढ़ाने के स्टाइल में हो सकता है गड़बड़ी रही हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो संबंध हार का गहना से है वही संबंध कमीज का। तो जिस प्रकार से हार एक प्रकार का गहना होता है उसी प्रकार से कमीज जो है एक प्रकार का वस्त्र है। ठीक है दोस्तों, कपड़ा नहीं। कपड़ा का मतलब ये होगा कि जिससे ये बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वस्त्र होगा। ठीक है, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इस क्रम में प्रश्न की जगह कौन सी संख्या होगी? ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसकी जगह कौन सी संख्या उपयोग की जाएगी? तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से 42 और 56 संबंधित हैं उसी प्रकार से 110 और 132 संबंधित होंगे, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किसी निश्चित कोड में काइनेटिक को TICDKIN लिखा जाता है तो उसी कोड में मशीन को कैसे लिखा जाएगा? तो जिस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित हैं उसी प्रकार से मशीन जो है INEGMAC ये होगा इसमें कोड। इसे सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ते हैं और आकाश को तारा कहा गया है, इसलिए यहाँ पर जो है पंछी कहाँ उड़ेंगे? पंछी तारा में उड़ेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यदि बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर चलना शुरू किया तथा 40 मीटर चला, उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला और वह एक बिंदु R पर पहुंचा, वह अपने मूल बिंदु से अब किस दिशा में है? तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। क्योंकि यहाँ पर समय नहीं है दोस्तों, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप इसे खुद हल करिएगा तो आपको चौथा विकल्प यहाँ पर मिलेगा। अगला प्रश्न है,
एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान की पुत्री है। इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, तो अगर जब इसे हम हल करेंगे तो ये इसमें विकल्प आ जाएगा सही, सिस्टर इन लॉ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर की ओर मुंह के 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश सुमन के बाएं छठा है। यह सुमन बाईं ओर से तीसरे की बजाय यहाँ पर दोस्तों 30वें हो जाएगा। यदि सुमन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है तो कैलाश दाईं ओर से किस स्थान पर होगा? तो जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, 17वें स्थान पर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या होगी? तो जिस प्रकार से 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 स्क्वायर 9, तो 1 3, फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया गया 25 की जगह पे, और फिर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम से रखने पर कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? तो जब इसे आप हल करिएगा तो इसमें आपको तीसरा विकल्प सही मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अब प्रश्न आते हैं आपके इंग्लिश के, और ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही मज़ेदार होंगे आप लोगों के लिए और आपको रोमांचित कर देंगे। आप इसे देखकर समझेंगे कि हाँ, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है इस साल का। देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों डॉट कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है। His thirst dash knowledge left him no leisure dash anything else। तो his thirst for knowledge left him no leisure for anything else, ये विकल्प सही होगा, ये प्रीपोजिशन का काम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। द वर्ड फास्ट, फास्ट जो वर्ड है इस सेंटेंस में क्या है? ही, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ही इज़ फास्ट राइटर, तो यहाँ पर जो फास्ट लिखा है ये क्या है? तो फास्ट जो होता है ये बताता है राइटर के बारे में ना, तो ये एक एडजेक्टिव है, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस बताना है। सी रीड्स व्हाट सी लाइक, ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, सी डज नॉट नो गुड मैनर्स। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पर सिंपल सेंटेंस कौन नहीं होगा? तो यहाँ पर पहला सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग इन द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। तो यह सेंटेंस किस टेंस में पूछा गया है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, ही विल बी प्लेइंग, विल के साथ बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा है यहाँ पर, तो ये जो है आपका आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका विकल्प सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया है इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या हो सकता है? तो इसमें करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा प्लीज लिसन टू योर टीचर। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल? इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज, माइस। तो बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो प्लूरल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिंगुलर है, बिलियर्ड सिंगुलर है, न्यूज सिंगुलर है, माउस होता है सिंगुलर में, प्लूरल होता है माइस, इसलिए माइस जो है वो प्लूरल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज करना है। तो कंजंक्शन आप जानते हैं कि ईदर, आर, नीदर, नॉर का यूज होता है, इसलिए ईदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगर नीदर होता तो हम लोग नॉर का यूज कर देते, ओके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द वर्ड स्ट्रेंथ इज, तो स्ट्रेंथ जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। विच अल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस? ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक। इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक, तो यहाँ पर हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बताना है। द बर्ड वाज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय, ये पैसिव वॉइस में है, आपको इसका एक्टिव वॉइस बताएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा
अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रमा एंड डैश वर प्रेजेंट। जिस प्रकार से हमने क्रैश कोर्स के अंतर्गत आप लोगों को बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे करना है, तो कंपैरिजन है यहाँ पर। तो रमा जो है जिस प्रकार से नॉमिनेटिव केस में है, उसी प्रकार से रमा एंड आई होगा, मी नहीं होगा कभी भी। तो रमा एंड आई वर प्रेजेंट, यहाँ पर आई का यूज किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस, मीन्स ग्रामेटिकली सही कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें आपका जो विकल्प है उनको देखते हैं। गिव मी 4 5 रुपीज़ नोट्स। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका गिव मी 4 5 रुपी नोट्स, ऐसा हो जाएगा। ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे 4 5 रुपए के नोट चाहिए। ठीक है, मुझे 2, तो यहाँ पर 4 5 रुपए के नोट, रुपीज़ है इसलिए और नहीं विकल्प सही नहीं होंगे, तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कॉन्टेन्स एन एरर। द सडन राइज एंड फॉल ऑफ प्राइसेस मेक अ बिजनेस वेरी अनसर्टेन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। द सडन राइज एंड फॉल ऑफ प्राइस, इसका मतलब होगा कि सडन प्राइस में उतार और चढ़ाव एक बिजनेस को वेरी अनसर्टेन बनाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सिंपल ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ एस लगाया जाता है और प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगाया जाता। अगर यहाँ पर राइज एंड फॉल को मिला करके हम लोग उसे प्लूरल कंसिडर कर लें, तो प्लूरल अगर कंसिडर कर लेंगे तो यहाँ पर मेक सही होगा, लेकिन इसे प्लूरल नहीं मानेंगे क्योंकि राइज एंड फॉल को मिलाकर एक ही पैटर्न के दोनों अंग हैं, इसलिए यहाँ पर मेक्स होना चाहिए, मेक्स अ बिजनेस वेरी अनसर्टेन। इसलिए यहाँ पर जो तीसरा वाला हिस्सा है, मतलब कि ए सी, वो आपका गलत है, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस। देखिए मिस्टर यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसके लिए वर्ड होगा मिस स्पेल्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ट वर्ड। तो मिस स्पेल्ट इसमें वर्ड हो जाएगा आपका डेरोगेटरी, इसमें एक ही बजाय ओ होना चाहिए था, ये विकल्प सही होगा। और जो है करेक्टली स्पेल्ट है, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इंग्लिश लैंग्वेज है कॉन्सोनेंट साउंड। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने प्रकार के कॉन्सोनेंट साउंड हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 22 प्रकार के कॉन्सोनेंट साउंड हैं दोस्तों, इसे आपको याद रखिएगा। द ट्रेन सिंपली ड्रॉज आउट ऑफ द स्टेशन। द फ्रेज ड्रॉज आउट एज यूजर हियर मीन्स। 47th क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। द ट्रेन सिंपली ड्रॉज आउट, ड्रा आउट, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। इस फ्रेजल वर्ब ड्रा आउट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो इसमें ड्रा आउट का मतलब हो जाएगा क्लियर आउट। ठीक है दोस्तों, मूव आउट का मतलब होता है घर छोड़ करके निकल जाना। क्लियर आउट का मतलब होता है जगह को खाली कर देना, वहाँ से निकल जाना। तो स्टेशन से निकल रही है, कोई घर से नहीं निकल रही कि घर छोड़ के नया घर नहीं ले रहा है। ठीक है, ब्रेक अवे का मतलब होता है टुकड़ों में अलग कर देना, ये होगा नहीं। हरीज आउट का मतलब जल्दबाजी करना, ये भी नहीं होगा, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रकार के फ्रेजल वर्ब पूछे जाते हैं। कई बार तो ये क्वेश्चन हो जाता है कि ब्रेकआउट क्या है, फ्रेजल वर्ब है, कंजंक्शन है, नाउन क्लॉज है, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो बी केयरफुल। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट। ये सेंटेंस दिया गया, बताना है कि किस पार्ट में एरर है। विकल्प वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन देयर वुड बी नो गोइंग बैक, राम वार्न्ड मी। तो देखिए दोस्तों, देयर वुड बी की बजाय देयर विल भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन, जब तुमने एक बार डिसीजन ले लिया है, वहाँ पर आपको कोई पीछे जाने को नहीं होगा। ठीक है, राम वार्न्ड मी यह सही है क्योंकि यहाँ पर राम नेम है, इसलिए कैपिटल लेटर है, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो बी वाला पार्ट एरर सम है और बी वाला पार्ट आपके 4th ऑप्शन में है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है कि इस पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर्स देने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो दैट आप इसे सॉल्व कर सकें, और वीडियो को पॉज करके आप इस पैसेज को तब सॉल्व करिए, उसके बाद अपना आंसर चेक करिए हम जो बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे सॉल्व करिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सही आंसर होगा, फिर 49th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड फ्रस्ट्रेटेड इन द पैसेज। तो इसमें फ्रस्ट्रेटेड का अपोजिट जो पूछा गया है तो वो हो जाएगा अपलॉडर। अपलॉडर का मतलब होता है कि प्रशंसा करने वाला, उसे आगे बढ़ाने वाला। आगे बढ़ते हैं, 58th क्वेश्चन है। द वर्ड ड्रास्टिक इन द पैसेज मीन्स, तो ड्रास्टिक का मतलब होता है प्रचंड, उग्र, तेज। तो ड्रास्टिक का मीनिंग पूछा है, इसलिए हो जाएगा पावरफुल। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज वन वर्ड फॉर फॉलोइंग इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड। तो जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसे बोलेंगे इनएक्सप्रेसिबल। ये वर्ड होगा। इनएक्सप्रेसिबल का मतलब होता है जिसे अभिव्यक्त ना किया जा सके। जैसे गूंगा है, वो एक अपना स्वाद नहीं बता सकता है। तो और इनएक्सप्रेसिबल का मतलब जिसे समझाया ना जा सके। इन दोनों में एक अंतर है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द वर्ब फॉर्म ऑफ प्योर। तो प्योर जो है एडजेक्टिव है, आप जानते हैं, कहते हैं ना प्योर चीज़ है, तो प्योर एडजेक्टिव है। और अगर इसका हम वर्ब बनाएं तो इससे बोलेंगे प्यूरीफाई। प्यूरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना, प्योर मतलब शुद्ध। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम यूज्ड इन सेंटेंस माई होम इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मतलब यह है कि मेरा होम जो है जस्ट होम स्टोन थ्रो, मतलब एकदम बहुत करीब है। स्टोन थ्रो का मतलब, ये जो इडियम है इसका मतलब होता है वेरी क्लोज। ठीक है, मतलब कोई चीज़ बहुत इतनी करीब हो कि पत्थर फेंक दो तो वहाँ पहुँच जाए। ठीक, तो इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं संस्कृत के क्वेश्चन। संस्कृत और हिंदी के होंगे दोस्तों, और ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे बनेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए अपरिचित होंगे उनसे। तो उन चीज़ों को देखिएगा जो आपसे नहीं बनते हैं, जो बनते हैं तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अच प्रत्याहारे कः वर्णः न भवति। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर एरर्स जो होंगे हम उनको ओरली क्लियर करेंगे। सो डोंट मेक माइंड फॉर दीज ऑल थिंग्स। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उनको क्लियर करूँ। अच प्रत्याहारे कः वर्णः न भवति। तो अच प्रत्याहार में जिस प्रकार से आप जानते हैं अयुण रेल रिक ये होंगे यौच होता है। तो अयुण में अणा जो है अंतिम में आ जाता है, अंतिम वर्ण होता है, इसलिए अणा नहीं सम्मिलित होगा। अ ई उ रेल रे ये सम्मिलित होंगे अच प्रत्याहार में, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। किमिभिः मधुराणाम मंडनम नाकृदानीम पंक्ति ही कुत्र प्राप्यते। तो ये पंक्ति जो है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त की जाती है, और ये आपके 2019 में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, शशः इति शब्दस्य हिंदी भाषायाम अर्थः अस्ति। तो शशः या शशकः दोनों का मतलब होता है खरगोश, पहला विकल्प सही होगा। प्रश्न है, गुरु शब्दस्य षष्ठी विभक्त्याम एक वचन से रूपम किम भवति। गुरु शब्द का षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या रूप होगा, तो वो हो जाता है गुरोः। अगला प्रश्न है, ऋतुसंहारस्य स्थानम वर्तते। तो ऋतुसंहार जो है आपका ये खंड काव्य है, इसलिए यहाँ पर ये सम्मिलित होगा खंड काव्य में। अगला प्रश्न है, इत्यादि इज इक्वल टू इत्यादि बराबर इति धन आदि इत्यत्र संधि ज्ञापकम सूत्रम अस्ति। जो इत्यादि है उसमें जो संधि की गई है उसके लिए संधि का सूत्र कौन सा लगा है, तो इसमें आपका सूत्र लगा है इको यणचि। इका स्थाने यण स्यात्, इका स्थाने यण स्यात् संहतायाम विषये। ठीक है दोस्तों, अच्छी परे। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। दृष्ट्वा पदे कः प्रत्यय। दृष्ट्वा में जो है क्त्वा प्रत्यय होता है दोस्तों, त्वा वा ऐसा कोई प्रत्यय होता नहीं है। दृश्य धातु क्त्वा प्रत्यय। अगला प्रश्न है, आदि कवि वर्तते। तो आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। आर्ष काव्य वर्तते। तो आर्ष काव्य रामायण को कहते हैं। घनश्याम इत्यत्र कः समासः। तो घनश्याम जो है आपका ये कर्मधारय समास है। घन इव श्यामः इति घनश्यामः। निम्नलिखितेषु कः वाक्यः शुद्धः। तो तम कः असि, तम कः अस्ति, भगवान कः असि, सह कः अस्मि। इनमें से आपका आंसर हो जाएगा, शुद्ध होगा तम कः असि। तुम कौन हो। तम जो है आपका मध्यम पुरुष में आता है, और अस धातु का अगर हम देखें लट लकार में मध्यम पुरुष में जाएं तो होता है असि। ठीक है, तो तम कः असि यह विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, कुत्ता इति हिंदी शब्दस्य संस्कृत रूपम वर्तते। कुत्ता का संस्कृत क्या होगा, तो कुत्ता का संस्कृत होगा श्वानः।
अगला प्रश्न है द्रक्षति पदे धातु वर्तते, तो दृश्य धातु होती है, द्रक्षति बनता है इसका आपका लट लकार में। लट लकार के रूप जो है कुछ कंफ्यूज करने वाले होते हैं, जैसे दृश्य का द्रक्ष हो जाता है और पच का हो जाता है पक्षति बन जाता है, जबकि वैसे लगता तो है कि लट लकार में होगा, लेकिन लट लकार मतलब भविष्यत काल में है ये रूप में, तो दृश्य धातु है यहाँ पर। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह ग्रंथ कस्य दर्शन से संबद्ध अस्ति, तो तर्क संग्रह जो है आपके वैशेषिक दर्शन का है, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। आप जाते हो इति हिंदी वाक्य से संस्कृत भाषायाम शुद्ध स्वरूपम भविष्यति। आप जाते हो इस ये हिंदी वाक्य का संस्कृत भाषा में शुद्ध स्वरूप क्या होगा, तो भवान गच्छति होगा। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कति दर्शनानि सन्ति, तो देखिए दोस्तों अगर आस्तिक दर्शन देखें तो आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है और भारतीय दर्शनों के अंतर्गत नास्तिक दर्शन 3 है। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कति भारतीय दर्शनानि सन्ति, तो 6 धन 3 बराबर 9 हो जाएंगे। कति आस्तिक दर्शनानि सन्ति, तो 6 हो जाएंगे। कति नास्तिक दर्शनानि सन्ति, तो हो जाएंगे बौद्ध जैन और चारवाक, तो 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं। अगला प्रश्न है खंड काव्यम अस्ति, तो खंड काव्य है आपका ऋतुसंहारम, यह है आपका खंड काव्य। मेघदूतम जो है गीत काव्य है दोस्तों। तडित इति शब्दस्य हिंदू रूपम किम, तो तडित का हिंदी मतलब होता है बिजली। अगला प्रश्न है नारी पदे प्रत्यय वर्तते, तो यहाँ पर आपका ङीन प्रत्यय होता है नारी पद में। अगला प्रश्न है अहम मोदकम खादामि इति वाक्यस्य भाववाच्ये रूपम भवति, तो अहम मोदकम खादामि का मतलब हो जाएगा मह्यम मोदकम रोचते। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदासस्य रचना नास्ति, तो महाकवि कालिदास की रचना नैषधीय चरितम क्षमा करें, महाकवि कालिदास की रचना कुमार संभव होगी। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की होगी। किरातार्जुनीयम भारवी जी की है और शिशुपालवधम माघ कवि की है। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लतायाम पुष्पाणि विकसंति वाक्ये का विभक्ति, तो लतायाम नहीं लतायाम होना चाहिए, दीर्घ आकार होना चाहिए। लतायाम बनता है सप्तमी विभक्ति में, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है ओकार वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, तो ओकार जो वर्ड होता है ओकार, तो एदयितो कंठतालु ओदयतो कंठ्योष्ठम, ओकार वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ्योष्ठ। अगला प्रश्न है नहन्यते हन्यमाने शरीरे इति पंक्ति कुत्र वर्तते, तो ये आपकी श्रीमद् भगवद गीता में आती है, यहाँ पर संक्षिप्त रूप में गीतायाम लिख दिया गया है गीता में। पच धातु लृट लकार से प्रथम पुरुष एक वजनस्य रूपम भवति पक्षति, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था पचिष्यति रूप नहीं बनता है, पक्षति बनता है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में सर्वनाम कितने हैं, तो हिंदी भाषा में सर्वनामों की संख्या होती है 6। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 होती है और संस्कृत में 6 होती है। संबोधन को और षष्ठी को जो है वहाँ पर कारक नहीं समझा जाता है संस्कृत भाषा में, हिंदी में 8 माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हम आपसे डैश करते हैं कि हमारी डैश नहीं होगी, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी उपेक्षा नहीं होगी। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना, तिरस्कार करना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प है, दूसरा वाला, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी उपेक्षा नहीं होगी, बी केयरफुल। ये जो पहला विकल्प है देखिएगा, पहले विकल्प में हम आपसे उपेक्षा करते हैं, ऐसा नहीं बनेगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन हमारी अपेक्षा नहीं होगी, यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी उम्मीद नहीं होगी, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है जो दोनों हाथ से काम कर सकता है या दोनों हाथ से बाण चलाने का काम कर सकता है उसे बोलते हैं सव्यसाची। अगला प्रश्न है दोस्तों नाक का बाल होना का क्या अर्थ है, तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। अगला प्रश्न है सुदामा चरित्र किसने लिखा है, तो सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की एकमात्र रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है अवनति का विलोम है, तो अवनति का विलोम हो जाता है उन्नति, प्रगति, उच्च गति, परिणति नहीं होगा। परिणति का मतलब होता है उसका हस्त्र। ठीक। अगला प्रश्न है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में पंक्ति किसकी रचना है, तो ये जो है रचना सुमित्रानंदन पंत की है, बहुत प्रसिद्ध रचना है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, और ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी है, पूछा जाता है आप बीती में कौन सा समास है। तो आप बीती का मतलब होता है आप पर बीती, तो इसमें आपका सप्तमी तत्पुरुष है। अगर तत्पुरुष के ही कई भेद पूछ लेता तो सप्तमी तत्पुरुष हम बताते, यहाँ पर तत्पुरुष सही होगा। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है। तो पुष्प की अभिलाषा जो है ये रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, जो राष्ट्रवादी कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार हैं में कौन सा अलंकार है। तो मंगन को देख पट, यहाँ पट का मतलब दो अर्थ है। पट का मतलब होता है किवाड़ और पट का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा। तो पट के दो अर्थ हैं, इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। मंगन को देख पट देत बार बार है, मंग मतलब मंगनता है जो है, मतलब बेगर जो है, उसे देख करके बार बार वस्त्र देते हैं। तो जब जब वो आता है किवाड़ बंद कर लेते हैं, दोनों अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अगला प्रश्न है मधुर का विलोम क्या होगा। तो मधुर का विलोम हो जाएगा आपका कटु। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शब्द के पूर्व किस समानार्थक शब्द का उपयोग करेंगे। तो राष्ट्रपति जी के लिए महामहिम शब्द का उपयोग किया जाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है सही वर्तनी युक्त शब्द चुनिए। तो सही वर्तनी युक्त जो शब्द होता है वो होता है दृष्टा, लेकिन अगर दृष्टि कहें तो दृष्टि जो है इस प्रकार से लिखी जाएगी, दृष्टि। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसलिए दृष्टा शब्द जो है सही होगा। निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन आपका नहीं होगा। देखिए कादियो मावसाना स्पर्श, का से लेकर के मा तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। ज्ञा जो है आपका संयुक्त व्यंजन है, ये जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है खटिया में कौन सा प्रत्यय है। तो खाट शब्द होता है, हमें जो है मूल शब्द हमेशा ध्यान देना चाहिए। खाट में या प्रत्यय लगा करके बनाया गया है खटिया। इसी प्रकार से लुटिया में पूछें अगर तो या प्रत्यय होगा, उसमें भी लोटा मूल शब्द है, या लगा के लुटिया बनता है। तो हमें मूल शब्द पर जाना चाहिए, तब प्रत्यय हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, या प्रत्यय होगा यहाँ पे। निम्न में से किस में द्विगु समास नहीं है। तो संख्या पूर्व द्विगु, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज यत्न में संख्या तो पूर्व में है, लेकिन यह अन्य पदार्थ प्रदान कर रहा है। चतुर्भुज का मतलब होता है श्री विष्णु, श्री भगवान विष्णु, इसलिए यहाँ पर चतुर्भुज में जो है क्या हो जाएगा, आ जाएगा बहुव्रीहि, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कनस्तर किस भाषा का शब्द है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो उनमें से कोई भी नहीं होगा। एक कनस्तर जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी टीम को लिखने में गलती हो गई। तो कनस्तर जो है आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ये विकल्प सही होगा। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो विदेशज शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, उन्हें आप याद कर लीजिएगा। उनके लिए प्रयास करूंगा कि मैं आपको ट्रिक उपलब्ध करवाऊं, अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने माध्यम से उसे तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अवतरण चिन्ह है। अवतरण चिन्ह तो आप पहचानते ही होंगे, ये आपका अवतरण चिन्ह है। अगला प्रश्न है अंगीठी शब्द का तत्सम होगा। यहाँ पर अग्निष्ठिका, मतलब यहाँ पर ये वाला श होगा, अग्निष्ठिका, यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा, अग्निष्ठिका उसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका किस दृष्टि से अनूठी कृति मानी जाती है। तो रामचंद्रिका जो है भाषा के दृष्टि से अनूठी कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विमोचन किसने किया। तो भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस का शास्त्रीय विमोचन किया है। इस प्रकार से दोस्तों आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, 100 प्रश्न होते ही हैं आपके BHU B.Ed एंट्रेंस में, जो कि लैंग्वेज ग्रुप का है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने मॉडल पेपर सॉल्व किया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ क्वेश्चन आपसे न बने होंगे, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं तो उन क्वेश्चंस को उस फील्ड में अपनी और पकड़ बनाइए। एक दिन का आपके पास समय है। जो कोई डाउट हो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताइए, हम डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ करके अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, @अटल पथ सर्च करिए। क्या सर्च करना है आपको, @अटल पथ सर्च करिए, और वहाँ पर जा करके आप हमें सीधे हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो कुछ भी कंटेंट अभी हम कल पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एजुकेशनल सिनेरियो जो है इस अपने
इंडिया का, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी सो दैट आपके शुरू के 20 क्वेश्चन है वो कवर हो सकें। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल करके हम काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट भी आपको देंगे। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, फर्दर आपके पूरे कोर्स में, बीएड के कोर्स में भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।